हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहती है। तो अभी भी सैटरडे को हमारे पास हुई 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब उस काउंसिल मीटिंग में क्या डिस्कशंस हुए, क्या आउटकम्स हुए, आज हम इस वीडियो के अंदर वो डिस्कस करने वाले, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये जो भी आउटकम्स हैं, जो डिसीजंस जिनके बारे में बात करी गई है 52nd काउंसिल मीटिंग में, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस या सर्कुलर इशू होंगे। तो जैसे ही वो इशू होंगे डेफिनेटली हम उसको तो डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनके पीछे क्या रीजंस है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि एमनेस्टी स्कीम आई है फॉर फाइलिंग ऑफ द अपील अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर्स। किस तरह के ऑर्डर्स के लिए ये एमनेस्टी स्कीम आई है? जो ऑर्डर्स हमारे पास हुए हैं सेक्शन नंबर 73 दैट इज द नॉन फ्रॉड केसेस एंड सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट दैट इज द फ्रॉड केसेस, उनके रिगार्डिंग में, साथ में दोज हु कुड नॉट फाइल अपील अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और क्यों नहीं फाइल कर पाए हैं whose appeal was appeal against the said order, it was rejected solely on the grounds that the said appeal was not filed within the time period as specified in section number 107 subsection 1। यानी 3 months प्लस 1 month जो कोऑर्डिनेशन के लिए हमें मिलता है उसमें हमने फाइल नहीं करी है, या फिर जो भी हमारे डिमांड ऑर्डर्स आए थे सेक्शन 73 74 के अगेंस्ट में हमने अगर अपील नहीं फाइल करी है, तो अब उनके रिगार्ड में एक एमनेस्टी स्कीम है। अब ये जो ऑर्डर्स आए थे, ये ऑर्डर्स कब तक आ गए थे? दे वर पास्ड बिफोर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, और इनके रिगार्ड में अब आप अपील कब तक फाइल कर पाओगे? 31 जनवरी 2024 तक। इसके अंदर एक और पॉइंट क्या ध्यान देने वाला है, वो कहता है कि अब जब आप अपील फाइल करेंगे तो उस केस में आपको एटलीस्ट 12.5% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट आपको पे करना है, जो नॉर्मली हमारा 10% होता था। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि एटलीस्ट 20%, दैट मीन्स अगर हम 12.5% का 20% निकाले तो 2.5% ऑफ द टैक्स अंडर डिस्प्यूट इट मस्ट बी पेड थ्रू कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपको एटलीस्ट 2.5% ऑफ द टैक्स अंडर डिस्प्यूट हमें पे करना है, और बाकी जो है आपको वैसे डिपॉजिट कराना है। तो नॉर्मली हम लोग को 10% डिपॉजिट कराना होता था, बट अब हमें 12.5% डिपॉजिट कराना होगा इस एमनेस्टी स्कीम में। और ये हम कब तक अपील कर सकते हैं? 31 जनवरी 2024। देन अब एक आता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द पर्सनल गारंटीज एंड द कॉर्पोरेट गारंटीज। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी ने लोन अप्लाई किया, कई बार डायरेक्टर्स जो हैं गारंटी दे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा से डिस्प्यूट क्या रहा है कि भाई इनको क्या हमें टैक्सेबल करना है जीएसटी में या नहीं करना। सेम वेज कॉर्पोरेट गारंटीज के केस में क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी के लोन के रिगार्डिंग में होल्डिंग कंपनी ने अपनी गारंटी दे दी है। तो ऐसे सिचुएशन में द काउंसिल हैज इंटर एलिया रिकमेंडेड क्या कि भाई एक सर्कुलर लेके आएंगे जहां पे हम कहेंगे कि अगर कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रही है फ्रॉम द कंपनी टू द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट टू द पर्सनल गारंटी, तो वहां पे हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर मैं इसको यहां से पढ़ूं प्रेस रिलीज से, तो दोस्तों ये कहता है वी विल इशू अ सर्कुलर क्लैरिफाइंग दैट व्हेन नो कंसिडरेशन इज पेड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर, जब कोई भी कंसिडरेशन नहीं जा रही है कंपनी से डायरेक्टर को इन एनी फॉर्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से हम डायरेक्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, तब और किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द पर्सनल गारंटी टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, हमने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी है अगर, तो ओपन मार्केट वैल्यू फॉर द सेट ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज जीरो, और हेंस उसको हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्लैरिफिकेशन है, बट अगेन ये इंप्लीमेंट कब से होगी? जब इसका अकॉर्डिंगली सर्कुलर आ जाएगा। देन अब क्या कहते हैं, हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गारंटीज की, जो होल्डिंग सब्सिडरीज के बीच में होता है। उसमें क्या कहते हैं, हम लोग रूल 28 के अंदर सब रूल 2 लेके आएंगे ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, जो हमें क्या कहेगा, इट विल प्रोवाइड फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटीज बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टीज हो गए, एज 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड। यानी अगर सपोज कीजिए जो भी आपने गारंटी ऑफर करी है होल्डिंग कंपनी ने, तो उसका 1% लेंगे और द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो यानी जो सीजीएसटी रूल्स है उसके अंदर वैल्यूएशन रूल्स के अंदर चेंज लाया जाएगा। मूविंग फर्दर,
अब टू क्लैरिफाई थ्रू द सर्कुलर दैट आफ्टर इंसर्शन ऑफ द सेड सब रूल, यानी जो चेंज हो जाएगा अभी वैल्यूएशन रूल्स में, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी इन बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज इट वुड बी गवर्न्ड बाय दिस सब रूल 2 ऑफ रूल 28 ऑफ द CGST रूल्स। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फुल ITC इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और नॉट। हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी को जो रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज है उसको ITC मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बट ये इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम टैक्सेबल कर देंगे। सो इट विल बी ईदर 1% ऑफ द गारंटी ऑफर्ड और द कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। गोइंग फर्दर, अब ये क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन सर्विस, ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ द प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब दोस्तों आपको पता है सेक्शन 83 ऑफ द CGST एक्ट, उसमें क्या था, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अटैचमेंट तो हो जाती थी हमारे DRC 22 फॉर्म में, बट उसको रिलीज हम लोग नहीं करा पा रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और CBIC ने अपनी इस काउंसिल मीटिंग में क्या कहा, इट हैज रिकमेंडेड चेंज और अमेंडमेंट इन सब रूल 2 ऑफ रूल नंबर 159 जो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट से डील करता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि ऑर्डर फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट जो कि आपका आता है फॉर्म GST DRC 22, इट शैल बी वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, इट विल बी वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, दैट मीन्स इट शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर 1 ईयर। 1 साल तक तो वो ऑर्डर आपका ऑपरेट करेगा, वैलिड रहेगा, बट अगर उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट हो रखी है ये इनवैलिड हो जाएगी। सो दिस विल बेसिकली इंश्योर कि जो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हो रखा है वो आपका फिनिश हो जाएगा। इट विल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर आपको ऊपर इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं लगेगा, यानी DRC 22 जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहेगा आफ्टर 1 ईयर। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में भी चेंजेस आ रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में जो चेंजेस आएंगे उनके रेस्पेक्ट में भी सर्कुलर आएंगे, और किस किस रिगार्ड में आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द मेल कुरियर एक्सेट्रा। तो ये आपका जो सेक्शन 13 में फॉल करेगा ना उसके अंदर आएगा चेंज। फिर सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ कोलोकेशन सर्विसेज, तो इनमें जब हमारा सर्कुलर आएगा तब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है IGST एक्ट में हमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारा डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा एक चेंज लेके आए हैं। चेंज क्या लेके आए हैं, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इशू अ सर्कुलर, वंस अगेन एक और सर्कुलर आने वाला है, टू क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज इन स्पेशल INR वॉस्ट्रो अकाउंट। यानी अगर हमने INR वॉस्ट्रो अकाउंट में ही हमने अगर रेमिटेंस को रिसीव किया है तो ऐसे केस में भी, ठीक है, एज परमिटेड बाय RBI फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई, अगर हमने उस तरह से कंसिडरेशन को रिसीव किया है INR में इन स्पेशल INR वॉस्ट्रो अकाउंट और RBI ने परमिट कर रखा है, तब भी हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की तरह क्वालिफाई करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग रिफंड वगैरह अगर लेना चाहेंगे तो हम ले पाएंगे। नेक्स्ट चेंज दोस्तों आया है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स, जो नोटिफिकेशन अभी 31 जुलाई को हुई है इशू। इसमें क्या कहता है, इट इज अलाउिंग द सप्लाईज टू द SEZ यूनिट्स और डेवलपर्स फॉर द ऑथराइज्ड ऑपरेशन फॉर द IGST रिफंड। अगेन इसके लिए क्या अमेंडमेंट लाई गई है, वो ये लाई गई है, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड द नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स डेटेड 31 जुलाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर से ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। बट एप्लीकेबल कब होगी, जब अगेन इसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी अगेन। अब इट इज टू अलाउ द सप्लायर्स टू SEZ यूनिट और डेवलपर्स फॉर द ऑथराइज्ड ऑपरेशंस टू मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर पान मसाला, टोबैको, गुटखा एक्सेट्रा, जो हमने नोटिफिकेशन में हमें स्पेसिफाई किया गया है, टू द SEZ डेवलपर्स और SEZ यूनिट। अगर इस तरह के सप्लाईज किए जाते हैं तो वहां पे रिफंड मिल जाएगा। मूविंग फर्दर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ट्रिब्यूनल्स अब सेटअप होने वाले हैं, तो ट्रिब्यूनल्स के रेस्पेक्ट में बात क्या करी गई है कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं और जो मेंबर्स हैं उनकी क्या एज होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। इन्होंने क्या कहा है कि एडवोकेट हैविंग मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन द लिटिगेशन एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज में हो, सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा में हो, तभी दे विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। सेकेंडली, मिनिमम एज क्या होगी, 50 years होगी, और मैक्सिमम एज क्या होगी, प्रेसिडेंट के केस में 70 years एंड मेंबर्स के केस में 67 years। तो फाइनली जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, एक तो ट्रिब्यूनल आ गया और ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की भी एक एलिजिबिलिटी डिफाइन कर दी गई है।
अब इसके बाद क्या कहते हैं, ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्पेक्ट में भी वो लोग चेंजेस लेके आ रहे हैं। लॉ अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी ISD, यानी अब आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली आगे से, पहले के लिए नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, ये आगे से एप्लीकेबल होगा कि अगर हेड ऑफिस ने कोई भी सर्विसेज ऑब्टेन करी है जो सोली किसी ब्रांच ऑफिस को एलोकेट होनी चाहिए जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एल्स जिसका मल्टीपल ब्रांच ऑफिस के बीच में होना चाहिए, या फिर हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस के बीच में रिस्पेक्टिवली यूज होगा, तो उस केस में एट्रीब्यूटेबल अगर होता है तो वहां पे आपको ISD कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, कंपलसरी लगेगा, ISD की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। अब मैं आपके साथ थोड़े से रेट चेंजेस को डिस्कस करने वाली हूँ। अब दोस्तों रेट चेंजेस में क्या है, कुछ तो गुड्स के अंदर रेट चेंजेस हुए हैं और कुछ हुए हैं सर्विसेज के अंदर रेट चेंजेस। तो देखिए सबसे मेन बात क्या आई है कि टू रिड्यूस द GST ऑन मोलासेस फ्रॉम 28% टू 5%, यानी मेजर रेट रिडक्शन हो गया, 28 से सीधा 5% को लेके आए। और ये किस लिए लाया गया है, ये इसलिए लाया गया ताकि लिक्विडिटी को बढ़ा सके। सेकेंडली क्या कहता है, दिस विल ऑल्सो लीड टू द रिडक्शन इन कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कैटल फीड्स, यानी कैटल फीड्स के केस में भी आपको ये बेनिफिट करने वाला है। नाउ मूविंग फर्दर, एक आता है थर्ड पॉइंट में चेंजेस इन GST रेट्स ऑफ सर्विसेज। इसमें एग्जेम्पशंस के रिगार्डिंग में बात करी गई है। और नेक्स्ट जो चेंजेस आ जाता है वो ये आता है, नॉर्मली दोस्तों जॉब वर्क के रिस्पेक्ट में हम लोग को 18% टैक्सेस लगते हैं GST। द जॉब वर्क इन रिलेशन ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स में भी वही है। अब क्लैरिफाई क्या किया गया है कि अगर आप बार्ले को प्रोसेस करके मॉल्ट में करते हो तो वहां पे आपको 18% नहीं देना, उस केस में आपको सिर्फ 5% देना है एज जॉब वर्क प्रोसेसिंग चार्जेस। मूविंग फर्दर, एक ऑलरेडी आपको पता होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, वो हमारे केस में क्या डिस्कस करता है, जैसे आपने देखा स्विगी, जोमैटो हो गया, ओला, उबर हो गए, उस केसेस में हम लोग बोलते हैं कि छोटे ऑपरेटर्स टैक्सेस ना पे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्स पेमेंट होगी। और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस हमारे GSTR 1 और 3B में भी लाए गए। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 इन्होंने क्या कहा था, द लायबिलिटी टू पे GST ऑन द बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके केस में भी ECO को टैक्सेस पे करने थे। ये किस लिए किया गया था, ताकि जितने भी छोटे बस ऑपरेटर्स हैं उन पे कंप्लायंस बर्डन ना आए, रजिस्ट्रेशन बर्डन आए और डायरेक्टली वो ECO फुलफिल कर ले। बट अब क्या एक मेजर डिफरेंस लाया गया है, वो ये लाया गया है, दिस मेजर, नाउ व्हाट इज द मेजर इज द फैसिलिटेशन मेजर हैज बीन टेकन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने क्या कहा, इंडस्ट्री ने कहा कि अगर हम एक बड़े बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, यानी बड़े बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑपरेटर्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे आप ECO को डायरेक्टली नहीं कहिए कि टैक्स पे करें, रादर हम खुद टैक्स पे करके हम लोग इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। अब किस तरह से इन्होंने क्या कहा है, देखिए, टू अराइव एट अ बैलेंस इन बिटवीन द नीड ऑफ द स्मॉल ऑपरेटर्स for the ease of doing business and the need of the large organized business to take the ITC to claim the input tax credit, GST Council has recommended that the bus operators which are organized as companies, जो कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, they may be excluded from the purview of section 9 subsection 5 of the CGST Act. This would enable them to pay the taxes and accordingly claim the input tax credit. उम्मीद करती हूँ दोस्तों जितने भी चेंजेस हमने आज बात करे हैं ये आपको सब क्लियर होंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने इसको डिस्कस किया है एंड डेफिनेटली वंस अगेन आई एम सेइंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी ये नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स आएंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन के रिगार्ड में वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी इशू है, कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली यू कैन राइट टू मी इन दी कॉमेंट बॉक्स इटसेल्फ। एंड एक चीज और है, अब दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियोस यानी YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स के फॉर्म में भी आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मुझे Instagram पे और YouTube, Facebook एंड Telegram एंड Twitter पे आपने फॉलो कर लिया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।